नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण की 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग। 3 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक भिड़े, पथराव के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। बंगाल के नादिया में पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना। कहा, बंगाल से भय जा रहा है, भरोसा आ रहा है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का किया दावा। 4 मई को पूरे बंगाल में बटेगी झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सारे जो भी टीएमसी और कांग्रेस के जो खेल थे उस सब से बाहर आकर जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का ममता सरकार पर निशाना। कहा, सामने आया टीएमसी का गुंडा राज। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। चुनाव में महिलाएं देंगी जवाब। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। स्टालिन, रजनीकांत, कमल हासन, विजय समेत कई दिग्गज हस्तियों ने डाला वोट। 3 बजे तक 70% वोटिंग परसेंटेज। सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। कहा, ईरान के पास सिर्फ 3 से 5 दिन की मोहलत। डील नहीं की तो खत्म होगा सीज फायर। कच्चे तेल ने फिर मारा उछाल। ब्रेंट क्रूड का भाव $104 प्रति बैरल के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने और यूएस ईरान के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ने से महंगा हुआ क्रूड। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव। ऑटो, पीएसयू, बैंक, रियलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। अपनी किताब पर हुए विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का दावा। कहा, मेरे पास किताब की कॉपी नहीं, पता नहीं कहां से लाकर लहराई। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए खुले बद्रीनाथ के कपाट। मंत्रोच्चारण और भगवान बद्री विशाल के जयकारे के साथ दर्शन शुरू। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के पहले ही खुल चुके हैं कपाट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव की। तो आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण में 44,378 मतदान केंद्रों पर 3 करोड़ 60 लाख वोटर मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइनें दिख रही हैं। वोटर्स उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने भी मतदान किया। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच कई इलाकों में जमकर बवाल देखने को भी मिला। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और आम जनता यूनियन पार्टी के हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गया और हालात को काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं कुमारगंज सीट पर भी तनाव देखने को मिला। यहां बीजेपी उम्मीदवार पर हमला होने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात बिगड़ते हुए देख सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें, कूच बिहार में भी झड़प की सूचना मिली है। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग का ताजा अपडेट जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अरुण सिंह मुर्शिदाबाद से। तो अरुण, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी वोटिंग परसेंटेज कितना है, और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही अलग अलग इलाकों से झड़प को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। पूरा अपडेट बताएं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर वोटिंग चल रही है। लगभग 75% के आसपास 3 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग लोगों ने कर लिया था। ये तय है कि इस बार मतदान का प्रतिशत
पिछले चुनावों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। जिस तरीके से लोग उमड़कर 6:30 बजे से ही अपने बूथों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर तरह के, हर तबके के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सवेरे से ही लाइनों में लग गए और अब तक लाइनों में लगे हुए हैं। दोपहर में कुछ इस तरह के बूथ थे जहां पर कम लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर जैसे जैसे शाम की तरफ समय बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। इस वक्त पूरे मालदा और मुर्शिदाबाद में कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गई थी, जब हुमायूं कबीर ने यह आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके वोटरों को जाने नहीं दे रहे, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट कर रहे हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद स्थिति को काबू में कर लिया गया। लेकिन जो 152 सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा नजरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर होंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो 77 सीटें उन्होंने जीती थी उसमें से ज्यादातर सीटें इसी इलाके से उन्होंने जीती थी। वहीं टीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि एक बार और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने लायक बहुमत उनके पास मिल जाए। टीएमसी का यह दावा है कि एक बार फिर उसकी सरकार बनने वाली, जबकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस का किला ढह जाएगा। क्या कुछ होगा वो तो 29 तारीख के मतदान के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 मई को फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जबरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से, कोई कह रहा है सरकार बदलने के लिए एग्रेसिव वोटिंग हो रही है, कोई कह रहा है सरकार को बनाए रखने के लिए एग्रेसिव वोटिंग हो रही है। इस बीच एक बात यह भी है कि एसआईआर के बाद ज़्यादातर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि कई तबकों में इस बात का डर है कि अगर वो अपना वोट नहीं डालते तो शायद अगली बार उनका नाम मतदाता सूची में हो ही ना। तो 3 बजे तक लगभग 75% वोट डाले जा चुके हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए रैली की। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया और कहा कि बंगाल से भय जा रहा है और भरोसा आ रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि 4 मई को बंगाल में मिठाई भी बटेगी और झाल मुड़ी भी बटेगी। इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। कृष्णा नगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। चलिए, अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और पुडुचेरी। मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग कलकत्ते में बैठे हैं तो इस पर चर्चा की जाए। कैसे देख रहे हैं माहौल को? क्या आपका आकलन है, क्या होगा इन 5 राज्यों में? देखिए, 5 राज्यों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भाजपा के लिए और बेहतर सिचुएशंस है सभी राज्यों में। असम, पुडुचेरी में निश्चित रूप से हमारी सरकारें रिपीट करेंगी, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है और यहां पर मैं मानता हूं कि सारे जो भी टीएमसी और कांग्रेस के जो खेल थे उस सब से बाहर आकर जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। तो असम, पुडुचेरी में सरकार बनेगी और आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी सरकार बनेगी। 100% अब जो सिचुएशन बन रहे हैं और जो जनता का मूड दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो पिछली बार भी माहौल 2021 में भी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2021 से क्या अलग है? क्या भरोसा दे रहा है आपको कि इस बार आप सरकार बना ले जाएंगे? देखिए, पिछले बार भी जितने गुणात्मक तरीके से हम आगे बढ़े, 3 से 77 सीट पर आए, अगर उसी स्पीड को अगर हम मेंटेन करें तो इस बार तो 100% हम अपनी सरकार बना रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में महिलाओं का रोल, भूमिका जो है बहुत अहम रही है। किसी की भी जीत हो, उनका रोल बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं बंगाल में आज दीदी के साथ नहीं है जैसे पहले थी? उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसमें जो है 1500 रुपए मिलता है। तो क्या ये एक फैक्टर होगा जिससे
माइनॉरिटी के अलावा विमेन वोटर्स भी उनका रुझान भी उनकी तरफ हो सकता है? देखिए, एक तो देश भर में महिला वोटर्स भाजपा के साथ आ रही हैं। यहां पर भी जिन नारों के साथ वो सरकार में आई, मां, माटी, मानुष, उन तीनों के साथ जो वादा खिलाफी किया, उन तीनों के साथ जो सौतेला व्यवहार, इस राज्य की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है असुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम लड़की हो, महिला हो, सब, चाहे ग्रामीण महिला हो चाहे शहरी महिला हो, सबको इससे भयभीत है। उनके जो गुंडा राज चलते हैं, हर हफ्ते चौक चौराहे पर जो उनकी वसूली चलती है, उससे हर महिला परेशान। वहां तो महिला लोग को ये कहना है, जब हम लोग कैंपेन में जाए, कि एक हाथ से दीदी देती है 1500 रुपया और दूसरे हाथ से वसूली करने वाले पहुंच जाते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर जब रोष है कि न हमको सुरक्षा मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, और स्वाभिमान से जीने का तो कोई मौका नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहे हैं, आम महिला अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से ममता दीदी के प्रति अब कोई सहानुभूति नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य की महिलाओं का ही अगर शोषण हुआ होगा, इस महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाली ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी यहाँ? साथ ही आपको बता दें, चुनावी सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुला है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा से लड़ रही है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां 4000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 75,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइनें दिख रही हैं। तमिलनाडु में कुल 5,73,00,000 वोटर मतदान कर रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलावा रजनीकांत, कमल हासन, विजय समेत कई दिग्गज हस्तियों ने वोट डाला। तो तमिलनाडु में वोटिंग कैसी चल रही है, अब इसका अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मौजूद है कोयम्बटूर में। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वोटिंग परसेंटेज बताएं, और साथ ही साथ किस तरह से वोटिंग की पूरी प्रक्रिया जारी है। आज तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये इलेक्शन दिन पर शायद एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा वोटिंग परसेंटेज को लेके। सुबह से हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग बड़े तादाद में वोट करने के लिए आए हैं, ना सिर्फ रूरल पार्ट्स में, चेन्नई में भी जो यूजुअली क्रिटिसिज्म रहता है, चेन्नई में लो वोटर टर्नआउट होता है, उधर भी अच्छा वोटर टर्नआउट हुआ है। शायद फाइनल नंबर्स जब आएंगे तब एक नया रिकॉर्ड होगा वोटिंग परसेंटेज तमिलनाडु का। एक और चीज़ है, इधर काफ़ी लोगों का मानना है कि जो SIR प्रोसेस हुआ था, इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप किए गए थे, उसके कारण वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। कुछ और लोगों का कहना है कि न्यू एंट्रेंस जो है वो शायद नया वोटर्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। लार्जली पीसफुल इलेक्शन हुआ है। एक या दो एलिगेशन है कि सरकार ने इनफ बसेस अरेंज नहीं किए थे, कई जगहों पर कैश और गोल्ड देने का भी रिपोर्ट हुआ है, पर ओवरऑल पीसफुल इलेक्शन रहा है तमिलनाडु में। अब ये देखना है कि TVK जो नया एंट्रेंट है उस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा, कितना सीट मिलेगा, वो शायद May 4 को जब रिजल्ट्स आएगा वो क्लियर हो जाएगा। जी, शुक्रिया हरीश इस पूरी जानकारी के लिए। नेटवर्क 18 के MDO ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी AIADMK गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाने में कामयाब होगा। नितिन नवीन ने तमिलनाडु की राजनीति में थर्ड फैक्टर कहे जाने वाले विजय के असर से भी इनकार किया है। तमिलनाडु में आपको क्या उम्मीद है अपनी NDA से? जिस प्रकार से DMK का करप्शन, जिस प्रकार से DMK की एनार्की और जिस प्रकार से सनातन विरोधी मानसिकता, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों में रिएक्शन है। वहाँ हमारी भूमिका छोटी है, हम अलायंस पार्टनर में हैं और हमारा मुख्य दल AIADMK वहाँ पर लड़ रहे हैं हम लोग मिलके। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से पब्लिक के अंदर रिएक्शन मैंने देखा, मैं खुद भी कई कैंपेन में वहाँ पर गया, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि DMK को इस बार इसका भारी नुकसान होगा। विजय फैक्टर कितना बड़ा है, ये किसको नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा? देखिए, विजय फैक्टर
कितना बनेगा, राजनीति में कई बार ग्लैमर से भी लोग आते हैं और स्थान बनाते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है पिच पे थोड़ा समय बिताना पड़ता है। और अगर कई बार हम लोगों ने देखे ऐसे ऐसे कई बड़े लोग आते हैं और वो कितने जमीन पर रह पाते हैं वो देखने का विषय है। मैं मानता हूं कि विजय जी के लिए शुरुआत जरूर है, पर बहुत बड़ी शुरुआत होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ज्यादातर पोल डीएमके को दिखा रहे हैं कि डीएमके आगे है। क्या आने वाले समय में विजय के साथ मिलकर सरकार बनने की कोई संभावना है? कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है? हमारी ऑलरेडी अपनी अलायंस वर्किंग है और सभी अलायंस पार्टनर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पोस्ट पोल के लिए कहीं कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम एनडीए एज ए फ्रंट सरकार बनाएंगे। तो विजय के साथ हाथ मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ नितिन नवीन का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शाम 7:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने किताब की कॉपी भी हवा में लहराकर दिखाई। गलवान को लेकर राहुल गांधी ने बड़े दावे किए और सरकार को घेरने की कोशिश भी की, लेकिन न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल नरवणे ने कहा कि उनके पास किताब की कॉपी नहीं है। लोगों के पास किताब की कॉपी कहां से आई उन्हें नहीं पता। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी अनछपी किताब को लेकर इतना हंगामा हो सकता है जो किसी ने ना देखा है ना पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था कि पब्लिशर की तरफ से ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ये किताब छपने ही वाली थी, वो छपी नहीं थी, तभी मैं एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिशर से ये कहा था कि जब तक हम क्लियरेंस नहीं देते तब तक इसको पब्लिश ना किया जाए। मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है तो और कैसे देख ली क्या पता। तो फिर जब आपने ये किताब ऐसे लहराते हुए देखा राहुल गांधी को, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि पब्लिशर ने साफ किया, तो आपने भी टिप्पणी की। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से किताब लहराई जा रही है जो मैंने खुद नहीं देखी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर ईरान और अमेरिका में तनातनी बनी हुई है। वहीं ट्रंप ने ईरान को 3 से 5 दिन में डील के लिए प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही चेताया भी है कि अगर ईरान प्रस्ताव नहीं लाया तो अमेरिका सीज फायर खत्म कर देगा। यूएस ईरान से जुड़ा पूरा अपडेट बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिकन ब्लॉकेड, ये अभी भी सबसे बड़ा कारण बना हुआ है दोनों देशों के बीच बातचीत ना होने के पीछे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है ईरान को 3 से 5 दिन का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 से 5 दिन के अंदर नया प्रस्ताव लाया जाए जो आगे की बातचीत है उसके लिए, या फिर जो सीज फायर है उसे खत्म किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि ट्रंप ने सीज फायर को इसलिए बढ़ाया है ताकि ईरान बातचीत के लिए एक ठोस और एकजुट प्रस्ताव ला सके, और अगर ऐसा नहीं करती है ईरान तो फिर उसके जो सीज फायर है उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हो रहा है। वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के जो दूत हैं उनके बीच दूसरी अहम बैठक होने जा रही है सीज फायर के एक्सटेंशन पर, जिस पर नजर रहेगी। वहीं ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ कारण बताए हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने पहले कहा है कि जो ब्लॉकेड है अमेरिकी सेना का, नौसेना का ईरानी पोर्ट्स पर, उसे पहले खत्म किया जाए, वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका की कथनी और करनी है वो बहुत अलग है और उस पर दुनिया उसे देख रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धमकियों पर जो है वो बातचीत नहीं की जा सकती। अमेरिका पहले धमकी देना बंद करे तब बातचीत आगे जो है वो बढ़ाई जाएगी। उन्होंने भी कहा कि ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है लेकिन दबाव में बातचीत वो नहीं कर सकेंगे। तो ये अभी तय नहीं है कि आगे की बातचीत कब होगी। ईरान ने अभी इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। सीज फायर बरकरार है लेकिन आगे की बातचीत कैसे होगी इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों की, जिसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $104 प्रति बैरल को पार कर गया है। क्यों बढ़ रहा है क्रूड, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
कल कच्चे तेल के भावों में फिर से यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। कल देर रात न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर करीबन 3% की तेजी थी और उतनी ही बढ़त आज यहाँ पर दिन भर में भी देखने को मिली। सो मच सो कि ब्रेंट में यहाँ पर $104 प्रति बैरल के लेवल्स के आसपास हम यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। 2-3 इसके रीजंस हैं। एक तो ये कि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं यूएस और ईरान के बीच में, वो थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक डाउन होती हुई नजर आई हैं। क्या नई डेट है, दोनों की कब बातचीत होगी, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है। यूएस ने ये जरूर कहा है कि जब तक दोनों बैठकर बात नहीं करते हैं, रेजोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तब तक सीज फायर यहाँ पर एक्सटेंडेड रहेगी। इसी के बीच में हमने यूएस मिलिट्री को यहाँ पर 3 ईरानियन जो टैंकर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रैक करता हुआ देखा। ईरान ने भी 2 शिप्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर सीज करी हैं। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट लगभग बंद है, इसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। सिर्फ कच्चा तेल नहीं, जो क्रूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। गैसोलीन के प्राइसेस यहाँ पर नियर 4-year हाइज कारोबार करते हुए नजर आए हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो यूएस और ईरान के बीच की बात है, उसका तो सपोर्ट है ही, साथ ही साथ यूएस की इन्वेंट्रीज में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही साथ जो स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग है, फंड्स हैं, उन्होंने फिर से कच्चे तेल में यहाँ पर पैसे डाले हैं और उसकी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर ब्रेंट फ्यूचर्स 104 पे हैं तो स्पॉट में कच्चे तेल के प्राइसेस $125-130 प्रति बैरल पे हैं। यानी कि फिजिकल मार्केट्स में अभी भी कच्चा तेल यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार कर रहा है। आगे जाकर अगर ये लंबा चलता है वॉर या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद रहता है तो बाजार को लगता है कि 120-125 जैसे लेवल्स यहाँ पर मई एंड तक देखने को मिल सकते हैं। अब एक नजर शेयर बाजार पर डाल लेते हैं। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो, पीएसयू बैंक, रियलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। कैसा रहा आज बाजार में कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार की आज बात करी जाए तो बाजार में हमें डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी के कंपैरिजन में इस टाइम पे बैंकिंग शेयर्स देखेंगे तो यहाँ पे दबाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे जो कमजोरी है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे अर्ली ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये भी पिटते हुए नजर आए। अब बात कर ले अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की तो देखिए ऑटो में काफी प्रेशर रहा, आईटी में, पीएसयू में, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स की बात कर ले तो आज लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। डायरेक्टली आते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो फार्मा सेक्टर ने आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जियो फाइनेंशियल और अडानी एंटरप्राइजेज, इसके अलावा यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड एसबीआई लाइफ एक प्रेशर के साथ बंद हुए हैं। फार्मा की हमने बात कर ही ली है तो फार्मा के सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे खबरें ये चल रही है कि जो सेमाग्लूटाइड है दवाई इनकी, तो वहां से कनाडा से एक अप्रूवल आ सकता है इनकी जेनरिक मेडिसिन के लिए, तो उसके चलते एक बस बना हुआ है और इसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। सिप्ला सुबह से ही खबरों में बना हुआ था और इसी का रब ऑफ इफेक्ट अगर हम बोले तो जाइडस और टोरेंट फार्मा में भी आता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग शेयर्स में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी, ये बात हमने अभी भी डिस्कस की है। तो आज पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें, इसके अलावा जो प्राइवेट हैवीवेट बैंक है, चाहे एचडीएफसी की बात कर ले, आईसीआईसी की बात कर ले, तो यहाँ पे एक कमजोरी का सिलसिला जो हमें है देखने को मिला, जहां पे हम देख रहे थे कि बैंकिंग शेयर काफी दिनों से लीड करते हुए नजर आ रहे थे। आज यहाँ पे हमें एक सेटबैक जो है वो देखने को मिला है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो बाजार में डेफिनेटली एक डराने वाला मूड माहौल देखा गया। देश में ड्राई फ्रूट्स का सालाना कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए तक का है, जिसमें ज्यादातर सप्लाई ईरान और अफगानिस्तान से होती है। मौजूदा युद्ध के चलते अब इन सूखे मेवों की रिटेल कीमतों पर कितना असर पड़ा है, माधोपुरा से पूरा अपडेट बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। युद्ध की आग ये ड्राई फ्रूट तक पहुंची है। इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, उसमें कितना इजाफा हुआ है जानते हैं नीतीश भाई से। नीतीश भाई एक एक करके बताइए कितना दाम बढ़ा है। सर ऐसा है, जो अंजीर 800 से 1200 था वो 1300 से 2000 हो गया है। जैसे कुरबानी है 300 से 600 था, वो 500 से 1000 रुपया हो गया है। और काली द्राख जो 250 से 500 आती थी वो 500 से 1000 रुपया हो गई है। और केसर की जो 1 ग्राम की डब्बी 150 रुपए में बिकती थी वो 250 रुपया हो गई है। और पिस्ता जो था 1300 से 1700 में क्वालिटी थी, उसका रेट 2200 से 2600 रुपया हो गया है। अखरोट जो 400 से लेके 650 तक क्वालिटी अच्छी आती थी वो 650 से लेके 1000 हो गया है। और बादाम
जो 650 से 800 आती थी वो 850 से 1100 तक क्वालिटियां मिलने लगी है। बिल्कुल, तो भले ही ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए काफी उपकारक है, लेकिन फिलहाल तो हमारी जेब पर सारे ड्राई फ्रूट्स भारी पड़ रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।